नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मुग़ल वंश। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया और सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लें, उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने वीडियोज़ मैंने बनाए हैं सारे के सारे क्रमानुसार लगे हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। सब लोग आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बनाएं, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है लोधी वंश, उसका अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी को, जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। किसके युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर के द्वारा हारा जाता है, ठीक है, बाबर के द्वारा हराया जाता है उसको। अब फिर मुग़ल वंश की स्थापना होती है। देखिए, मुग़ल वंश की स्थापना की बात अगर कहें तो सही से मुग़ल वंश की स्थापना की जो नींव पड़ती है वो कब पड़ती है? खानवा युद्ध। हाँ, हालांकि नींव पड़ जाती है, आप पानीपत का युद्ध मान सकते हैं, लेकिन असली जो स्थापना कह सकते हैं बिल्कुल गढ़ कि मुग़ल वंश अब मतलब दिल्ली में ही रहेगा, वो होता है खानवा के युद्ध के बाद। अभी हम लोग कहानी के तौर पे देख लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों मुग़ल वंश पढ़ेंगे हम लोग कुछ। तो मुग़ल वंश के संस्थापक का नाम, पहली बात तो बाबर, ये तो बात कॉमन है, तो बात पता ही होगी, बाबर। तो पहले हम लोग बाबर का जीवन परिचय हल्का सा देख लेते हैं, जो कॉमनली जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं, PDF में आपके लिख दी गई हैं। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो यही वीडियो कम से कम 2-3 क्वेश्चन में चलता, क्योंकि बोर्ड पे लिखना होता है, पर समझाना होता है, काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पे आसानी ये है कि अब जब मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद कोई भी वार्तालाप बीच में नहीं होती जब तक क्लास पूरी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो भाई इसलिए क्लास जल्दी ख़त्म हो जाती है, चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, ऐसा नहीं है। तो बाबर, पहली बात, बाबर का पूरा नाम जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम है। जन्म कब हुआ है? तो जन्म बताते हैं कि 14 फरवरी, वो ज़्यादा जो है मैंने मोटा ले लिया है, 1 मिनट, क्या हो रहा है यार, ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है? फरगना घाटी में। फरगना घाटी जो तुर्किस्तान के एरिया में है। और इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। ये फरगना के छोटे से जागीरदार या फिर शासक कह सकते हैं, उमर शेख मिर्ज़ा। इनकी माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगार खां या कुतुलुग निगार खानम, ये इनकी माता का नाम था। देखिए वैसे तो इनकी बताते हैं 11 बेगम थी, 20 के आसपास पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं जो हुमायूं के पढ़ते समय बताऊंगा मैं इनके बारे में। कुछ बंटवारा होता है, जो राज्य साम्राज्य होता है उसका बंटवारा करता है हुमायूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पुत्र लिखे हैं। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो 4 पुत्र का नाम क्या है? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो ये 4 जो है पुत्र इसके विशेष पुत्र थे, जिसके बीच में साम्राज्य का बंटवारा होना है। इसकी मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दी, तब भी अलग अलग भी किताबों में हो सकती है। तो और 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु होती है, जहाँ पर इसको पहले ही दफनाया जाता है। बाद में क्या आता है, इसकी एक बेगम है, ठीक है, यूसुफ जही, उसके हिसाब से फिर उसको काबुल ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं होता है क्लासेस में, क्योंकि लाइव नहीं चलती, इसलिए कोई भी फालतू की बात होती नहीं है। तो जिन लोगों को मज़ा लेना होता है शायद उनको ना अच्छा लगे, लेकिन जो लोग सीरियस हैं, जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर क्लास है। देखिए कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे डॉक्टर ईश्वर प्रसाद जो हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने इनको मुग़ल नहीं माना है, ठीक है, मुग़ल नहीं माना है। एक ये तुर्क था। कौन? बाबर कौन है? एक तुर्क था, जो अब देखिए 2 वंश से जुड़ा हुआ था। 2 वंश, बहुत ही खतरनाक वंश आप कह सकते हैं। पिता की ओर से तैमूर का वंशज था ये, और माता की ओर से जो मध्य एशिया के ये यूनिस खान नामक एक मुग़ल या मंगोल सरदार की पुत्री थी इनकी माँ। यानी मंगोल, ये मुग़ल तब माने जाते थे जब इन्होंने एक इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, उसके बाद ये मुग़ल कहलाते थे, ठीक है। देखिए तो तैमूर की तरफ से वंशज था पिता की तरफ से, और माँ की तरफ से कौन से वंशज था? मंगोल या मंगोल। अब ये एक बात हो रही, जो बाबर है, बाबर अपने आप को मंगोल या मुग़ल नहीं कहलाता था, क्योंकि मंगोल से उसको घृणा थी। अब मंगोल आप लोग जानते हैं, बहुत ही चंगेज़ खान वगैरह, बहुत ही बर्बर, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, क्या उसके लिए शब्द मेरे साथ तहफ़ नहीं आ रहे, बहुत ही मतलब असभ्य और बिल्कुल जानवर आप कह सकते हो। ये लोग ऐसा करते थे कि जहाँ जाते थे, जो मंगोल लोग होते थे, चंगेज़ खान वगैरह इतना खतरनाक शासक थे कि जहाँ जाते थे वहाँ पर इतनी लूटपाट, और सबको, बच्चा बूढ़ा सबको मार देते थे, और उन पर बैठ के खाना वगैरह खाते थे, नृत्य वगैरह करते थे। तो इतने खतरनाक थे, इसलिए ये जो बाबर है अपने आप को जो है मंगोल शासक नहीं कहलाता, मंगोल का वंशज कहलाना पसंद नहीं करता था। लेकिन इसकी माँ कौन थी? इसकी माँ जो थी वो कौन थी? कुतुलुग। ये कौन थी? ये एक मंगोल जो है वंश की थी। और तैमूर लंग आप जानते होंगे,
जब खिज़्र खान ने तैमूर का साथ दिया था, है ना, दिल्ली के आक्रमण करने पर, तब खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, वो वाला तैमूर, ठीक है, तैमूर। अब ये तैमूर वही है जब सैफ अली खान का जो बेटा था इसका नाम रखा गया था तैमूर, तो बहुत लोगों ने ऐतराज़ किया था कि तैमूर का नाम क्यों रखा, क्योंकि तैमूर जो है दिल्ली आया था, बहुत लूटपाट की थी, सबको बहुत मारा था, बहुत लोगों का कत्लेआम किया गया था, इसलिए तैमूर के नाम पर कुछ आपत्ति जताई गई थी, ठीक है। तो तैमूर समरकंद का शासक था ये। अब समरकंद वाली जो कहानी है ना, यही तो बहुत बड़ी कहानी है कि बेचारा जो बाबर है वो समरकंद जीतते जीतते रह जाता है, लेकिन फिर उसको सपना छोड़ना ही पड़ता है उसको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1494 में 11 वर्ष की आयु में ये फरगना की छोटी सी रियासत पाता है जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 1494 में। अब देखिए इसका जन्म कब हुआ है, 1483 में इसका जन्म हुआ है, ठीक है, ये देखिए 1483 में इसका जन्म हुआ है। अब ये 1494 में ही गद्दी पाता है, लेकिन कब कैसे पाता है, अपनी दादी की मदद, ये क्वेश्चन बन जाता है, दादी की मदद से पाता है, ठीक है। दादी का नाम क्या है, एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम की सहायता से ये फरगना की गद्दी है प्राप्त करता है, ठीक है। बाबर का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, बेचारा जब से ये अपने होश संभाला तब से 1930 तक, 1430, ठीक है, तब तक जो है ये युद्ध लड़ता ही रहा, विद्रोह को दबाता ही रहा, अपना साम्राज्य का विस्तार करता ही रहा, कभी इसको चैन नहीं मिला, ठीक है, और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बताते हैं कि इतना बलशाली था कि अपने कंधों पर ये अपने दासों को मतलब इधर उधर लटका के जो पहाड़ होते थे पहाड़ पर चढ़ता था, बहुत ज़्यादा बलशाली था, ठीक है। तो 1494 में 11 वर्ष की उम्र में इसको फरगना की छोटी सी रियासत मिलती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये, और इसका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, ठीक है, ये तो कोई अलग बात है। बस इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था, सबसे बड़ी जो जीवन की बाधा थी वो थी उज्बेक। जो उज्बेक लोग थे, उज्बेक शासक थे, उनसे बहुत बड़ा इससे संघर्ष होता रहता था। देखो बाबर जो तैमूर का सिंहासन को प्राप्त करने का सपना देखा था बाबर ने समरकंद, और इसलिए बार बार समरकंद पर आक्रमण करता, लेकिन बेचारा सफल नहीं होता है। तो समरकंद पर जो प्रथम आक्रमण है ये 1495 यानी 15 साल की एज पर इसने आक्रमण कर दिया। 15 साल की एज में ये इतना महत्वाकांक्षी था कि इसको समरकंद की गद्दी चाहिए थी, शासन चाहिए था, ठीक है। फिर द्वितीय देखिए ये असफल हो गया, फिर द्वितीय आक्रमण किया 1496 में, 1 साल बाद तुरंत तैयार किया और आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि दूसरी बारी सफल भी रहा, ठीक है, कुछ दिन 100 दिन तक लगभग शासन भी किया। बाद में उज्बेकों ने इससे क्षेत्र वापस भी ले लिए, ठीक है, बेचारा हार गया। काफ़ी मतलब महत्वाकांक्षी था। समरकंद क्या हो गया, समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अटेम्प्ट हो गए, बेचारा हर बार फेल हो रहा है। फिर क्या हुआ, लास्ट में कोचिंग ही डाल ली अपनी। ऐसे ही करता है कि हर बार से फेल होता, सोचता कि अब यहाँ पे समय ना बर्बाद करो, ठीक है, भारत चलो। वहाँ पर कुछ लूटपाट मचाते हैं, फिर उसके पैसा लेके आते हैं, काबुल में रहता है फिर ये, और कहता है कि हम सेना बनाएंगे, उसके बाद फिर से समरकंद में, ये भी उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर बाद में ये होता है कि जब दिल्ली में आता है तो उसको मन सुबह सोचता है कि यार दिल्ली में ही रहो, सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए ये हार के बाद 1501 में फिर से देखिए सन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इतना डीप पूछेगा ही नहीं आपसे पहले। तो 1501 में फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है, और फिर कुछ दिन बाद उज्बेकों ने इसे पराजित कर दिया। अब उज्बेकों की जो बढ़ती हुई शक्ति थी वो इतनी शक्ति बढ़ गई थी कि जो तैमूर हैं उनके जो वंशज थे उनको रियासत से दूर ही रखा कि वो मतलब छू ही नहीं पाए, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ कि उज्बेकों के जो राज्य के एक दूसरे में क्या हुआ कि विद्रोह होने लगा। अब जब विद्रोह होने लगा, क्योंकि बाबर शांत बैठने वाला नहीं था, बाबर ने फिर एक योजना बनाई। बाबर ने इसका लाभ उठाया और 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, काबुल पर अधिकार कर लिया। देखिए ऐसा होता है कि एक बार ऐसा होता है कि इसके साथ जो समरकंद है, समरकंद के साथ साथ फरगना भी उज्बेक लोग जीत लेते हैं। ये बेचारा घूमता रहता है, मतलब भ्रमण करता रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको कुछ साथी जो थे बहुत ईमानदार थे, उन्होंने इसका बहुत साथ दिया, ठीक है। तो समरकंद के साथ साथ ना घर के रहे ना घाट के, फरगना भी छीन लेते हैं ये उज्बेक। फिर क्या करता है, ये योजना बनाता है, फिर काबुल पे कब्जा करता है। काबुल से कहानी होती है शुरू। अब कब ये 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेता है, और 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी और बादशाह या देखो पादशाह लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। देखिए जो इसके पिता थे पहले शेख उमर मिर्जा, ये जो क्या थे, ये मिर्जा की उपाधि लगाया करते थे, मिर्जा की, ठीक है, मिर्जा की। लेकिन ये अब मिर्जा की उपाधि त्याग देगा, अब क्या लगाएगा, बादशाह या पादशाह, ठीक है। देखिए अब इसका मन नहीं भर रहा है, ये फिर से समरकंद में अब अटैक करने वाला है, समरकंद में, क्योंकि वहाँ का समरकंद बहुत खूबसूरत शहर था, खूबसूरत जो है वहाँ पर साम्राज्य था।
और उसका शासन, उसका सपना था, एक सपना होता ना लोगों का, एक सपना था इसका। अब बताओ 15 साल की उम्र में ये पहला जो है आक्रमण करता है। देखिए, बाबर ने उज्बेक नेता शेबान खां के विरुद्ध फारस के शाह इस्माइल सफावी की सहायता से, सफावी ये क्या है, इन लोगों में सफावी और शेबानी खां में आपस में विवाद हो गया था, तो इसकी सहायता लेकर ये अक्टूबर 1511 में फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है और बुरी तरह पराजित होता है ये। फिर इसके बाद जब बुरी तरह पराजित होने के बाद क्या करता है, इसका मन बदलता है, ठीक है। अब मन बदलता है, कहता है कि भैया इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब चलो उत्तर पश्चिम में चलो, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था ये, ठीक है। दक्षिण पूर्व में ये क्या हुआ, मतलब क्या किया इसने कि उत्तर पश्चिम में छोड़ा और दक्षिण पूर्व में इसने अपना भाग्य जो है उसको आजमाने के लिए सोचा। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत साल लग गए, सोचा कि चलो यार यूपीएससी आ जाते हैं, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि लोअर पीसेस में आ जाते हैं। तो ऐसा इसके पास भी हुआ, लेकिन हार नहीं माना बंदे ने, और अंत में इसने सफलता पा ही ली थी। भले कुछ दिन रहा हो, अंत में इसने सफलता पा ली थी। देखिए, अब देखिए क्या करता है, ये भारत पर आक्रमण करता है। तो बाबर ने भारत में कुल 5 आक्रमण किए थे, और इसका जो 5वां आक्रमण था वो पानीपत के युद्ध में परिवर्तित हो गया था। और इन आक्रमणों का मूल उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति करके इसके दिमाग में चला, धन की प्राप्ति करके काबुल वापस आएगा, फिर सेना बनाएगा, फिर समरकंद पर जाएगा। उसका जो है उसके दिमाग में यही चल रहा था कि समरकंद किसी भी तरीके से उसको हासिल हो जाए, ये इसको चल रहा था दिमाग में। अब देखिए, जो इसका प्रथम आक्रमण है भारत में वो है बाजौर और भेरा का दुर्ग, जहां पर पहली बार बारूद का इस्तेमाल हुआ। यूसुफ जाइयों के प्रति इसका विद्रोह था ये पहला। तो बाजौर और भेरा के दुर्ग पर जहां पर पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया, तो बाबर ने तो पहली बार बारूद का इस्तेमाल तो भारत में किया, बाजौर और भेरा के दुर्ग में बारूद का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बार अगर देखा जाए भारत में पहली बार भारत में बारूद का इस्तेमाल कब हुआ, पहली बार भारत में जो है कब इस्तेमाल हुआ। तो देखिए, बारूद का पहली बार क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच जो युद्ध हुआ था, तो पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बाबर ने कब इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है, आप समझिएगा। बाबर ने कब इस्तेमाल किया था, वो पहले आक्रमण में किया था, जब बाजौर और भेरा के दुर्ग पर जब आक्रमण किया था यूसुफ जाइयों के प्रति, तब इसने पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था, ठीक है। द्वितीय आक्रमण पेशावर, तृतीय आक्रमण बेजोर, फिर से बाजौर और भेरा में किया, और चौथा आक्रमण लाहौर पे किया था। चौथा आक्रमण 1524 में लाहौर पर किया था इसने, ठीक है, लाहौर पर। देखो यहाँ पर लिखा है कि अपने इसका जो चौथा अभियान देखिए, इसको ऐसे नहीं सफलता मिल गई थी, इसको पंजाब के सरदार था दौलत खान लोधी, उसका नियंत्रण प्राप्त मिला था इसको, नियंत्रण, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अब देखिए, बाबर को इन्वाइट किसने किया था, बाबर को इन्वाइट किया था इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। तो राणा सांगा ने भी उसे आमंत्रित किया था। राणा सांगा के हैं या राणा संग्राम सिंह के हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इसको बाबर को इनवाइट किया था, क्योंकि बाबर बहुत ज़्यादा लूटपाट कर रहा था, वो धन का बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता भी थी, क्योंकि उसको सेना गठित करनी थी। और ऐसा नहीं था कि राणा सांगा जो था कि कम शक्तिशाली था या फिर इब्राहिम लोधी से हार जाता, नहीं, वो सरदर्द नहीं पालना चाहता होगा, ठीक है, सरदर्द पालना नहीं चाहिए, अरे वो तो आएगा अपने लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन इतिहास बदल गया, ठीक है। देखिए, फलस्वरूप वह अपने 5वें अभियान के दौरान दिल्ली तक चढ़ाया था, और इस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। देखिए, ये जो मैंने आपको 4 ऊपर जो भारत में आक्रमण बताए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको युद्ध बताने हैं, उसकी डेट तक याद रखनी है, और कौन कौन उसमें शामिल था, क्या क्या चीज़ें उसमें बदली थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि राणा सांगा के साथ भी युद्ध होता है, बाद में मेदिनी राय के साथ भी होता है, और इब्राहिम लोधी का जो एक पुत्र होता है उसके साथ भी युद्ध होता है, जो बिहार के संयुक्त सेना आप कह सकते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। तो फलस्वरूप वह अपने 5वें अभियान के दौरान दिल्ली तक चढ़ाया था। अब इसको भैया, इसको जो है निमंत्रण मिला हुआ था, क्योंकि भारत में जो है फूट पड़ चुकी थी, तो 5वें अभियान के दौरान जो है दिल्ली पर चढ़ गया था। ये 5वां अभियान था, ठीक है, लेकिन इतिहास बदलने वाला पहला अभियान था इसका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब आते हैं हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526। ये 21 अप्रैल 1526 पूरा इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का युद्ध जो है, वो जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और बाबर, तो बाबर बनाम इब्राहिम लोधी, इसके बीच होता है, और जाहिर सी बात है इब्राहिम लोधी हार जाता है। देखो, बाबर ने उस युद्ध में
तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। अब तुलगुमा जो युद्ध नीति है ये कैसी है, इसको बता दूं मैं आपको। देखो, जैसे ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है एक पानीपत का, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दो सेनाएं खड़ी हैं। यहाँ पर क्या है कि एक दिल्ली की सेना है। अब आप समझो, इसकी बहुत ही कम सेना, इसकी सेना में बहुत कम लोग थे बाबर की सेना में, लेकिन लाखों में सेना में थे दिल्ली इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी बहुत हल्के में लेता है, ये सोचता है क्या आया, लूटने उठने आएगा चला जाएगा, ये तो आता भी नहीं है, बाद में आता है ये। तो देखिए इसकी युद्ध नीति क्या होती है। जहाँ पर जैसे इब्राहिम लोदी की जो सेना है, यहाँ पर बड़े बड़े हाथी खड़े हुए हैं, हाथी जो है घेरे हुए हैं इसको, और पीछे घुड़सवार लोग लगे हुए हैं। और ये लोग क्या करते थे कि एक सेना यहाँ पे खड़ी की, कुछ घुड़सवार यहाँ पे खड़े किए बहुत सारे, और कुछ घुड़सवार यहाँ पे। यही तुगलका नामा जो तुलगुमा जो युद्ध नीति है इसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर धीमे धीमे पीछे हटे, और ये आगे आते गए और इनको पीछे से घेर लिया गया, यही होती थी तुलगुमा पद्धति। और तुलगुमा जो पद्धति थी इसको अगर ये बात कहे कि सीखा कहाँ से, तो उज्बेकों से सीखा था ये तुलगुमा पद्धति। तो ये पद्धति बहुत खतरनाक थी। और एक तोपखाने का प्रयोग किया। अब तोपखाना मतलब क्या, जैसे कि मैं कैसे बताऊं, तो ये आप समझ गए, तुलगुमा पद्धति समझ गए आप। इसको मिटाता हूं मैं पहले। देखो तोप यार, देखो कैसे उधर लाखों लोग खड़े, एक तोप छोड़ दो, सिर्फ चिल्लाते हुए मरते जा रहे हैं। देखो जैसे ये एक पहिया लगा, आपने देखा होगा म्यूजियम में रखी होती है, और यहाँ पर ये लगी है तोप लगी है, ये यहाँ पर गोला फिट गया। अब इसको आप आराम से घुमाओ पहिए के द्वारा, तो जल्दी से घुमा भी दो, ठीक है। तो ये थी तोप खाने की कला, ये थी। और इसके दो प्रसिद्ध तोपची कौन थे, वो थे, इसके ये क्वेश्चन आता है तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये प्रसिद्ध इसके दो तोपची थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तोपची, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके दो तोपची थे, मतलब तोप चलाने वाले, तोप पद्धति का तोप चलाने वाले कला में प्रवीण तोपची, ठीक है। देखिए अब बाबर जो था इसके पास कुछ भी नहीं था हारने को। ये वैसे भी बहुत बड़ा असफल व्यक्ति था, हारा हुआ था। इसको ये खाली लूटपाट मचाता था बार बार आक्रमण करके, लेकिन ये इसकी किस्मत बदलने वाली थी यहाँ पर। इसकी किस्मत यहाँ बदलने वाली थी। बाबर के पास हारने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के पास हारने के लिए पूरा दिल्ली शासन था, पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके पास ये तो पता था हार जाएंगे, लेकिन इसको एक विश्वास ये था कि हम हार नहीं सकते। क्यों भैया, क्योंकि राणा सांगा की सेना भी इसकी तरफ से लड़ रही, ठीक है। दौलत खान लोधी की भी वो भी साथ दे रहा। तो इसका मतलब क्या था, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, लेकिन इसको ज़्यादा मतलब नहीं था। सोचता था हार जाएंगे, ज़्यादा मतलब नहीं था। लेकिन और यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी था, ये एक ओवर कॉन्फिडेंट में था कि हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि भैया अब जिससे यहाँ पर हजारों सैनिक खड़े हैं, यहाँ से एक तोप का गोला आया, यहाँ गिरा धड़ाम से, और यहाँ पर दूर दूर तक सब मर गए। और जो इनसे दूर थे, किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया। अब बताओ कैसे जीतोगे, तोप चल रही हो, आप ठीक है, आप 100 आदमी हो और सामने वाले तोप लिए खड़ा हो, तो कैसे जीतोगे उससे बताओ। तो इसलिए ये हार गया था, ठीक है, ये हारा। फिर बाबर ने अपनी विजय का श्रेय जो है अपने दोनों तोपचियों को दिया था। और यहीं से क्या हुआ था कि धन लूटे, अशरफियाँ लूटी, चांदी के सिक्के लूटे। फिर काबुल वापस गया। काबुल में क्या हुआ, प्रत्येक नागरिक को ऐसे दान देते जा रहा है, एक एक सिक्का बांटते फेंकते जा रहा है, सब ले रहे हैं, ठीक है। और जिससे क्या हुआ कि जिससे वहाँ के नागरिकों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। कलंदर, तो कलंदर की उपाधि किसने दी थी, ये उपाधि किसकी है, बाबर की है, और काबुल के नागरिकों ने दी थी, ठीक है। अब देखो दिल्ली में ये रह रहा था, कुछ दिन तक टिका भाई, इसका दिमाग खराब हो रहा था। अब देखिए खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। राणा सांगा बहुत ही बड़ा योद्धा था, ऐसा नहीं था कि कोई कमजोर व्यक्ति था। 125 के आसपास उसके शरीर में घाव थे तलवार वगैरह के, देखने में ही लोग डर जाते थे उससे। अब खानवा का युद्ध क्यों हुआ, 17 मार्च 1527, ये डेट आपको याद रखनी है, 17 मार्च 1527। देखो अब खानवा का युद्ध क्यों होता है, देखो राणा सांगा ने इसको इनवाइट किया, सोचा कि ये चला जाएगा लूटपाट करके, हम वहाँ पे जो है हम भी एक शासन चलाएंगे दिल्ली से। लेकिन हुआ क्या कि इसको लग गई, क्या बोलते हैं, शेर के मुंह में मांस लग गया। अब ये कहा कि हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। ये राणा सांगा ने अपना दूत भेजा, बोला कि बाबर आप छोड़ो, अपना जाओ, अपना काम करो जाके। तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा है कि आप दिल्ली तो छोड़ेंगे नहीं, और तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, अधीनता मेरे अंडर में काम करोगे। तो भैया ये हुआ गया युद्ध। अब देखिए युद्ध हुआ। अब बाबर एक, अगर देखो बहुत बड़ा फेलियर, अगर एक बार अगर पास हो जाए
तब उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होता है। अब ये कह रहा नहीं नहीं, अब आप हमारी अधीनता। अभी भी बाबर बड़ा कमज़ोर था, इसकी सेना कोई भी मायने नहीं रखती थी, कुछ भी नहीं थी, और इसके पास बहुत सेना थी, बहुत बड़ा योद्धा था राणा सांगा। तो बाबर ने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए उसने शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा की, और तमगा यानी जो सैनिकों से लिए जाने वाला जो कर था उसको ना लेने से मना कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, अब युद्ध होने वाला था। ठीक है, अब युद्ध होने वाला था, इसके सैनिक जो हैं वो गवाही, इनकी सैनिक जो सैनिक थे उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि हमें युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि भैया बड़ा खतरनाक था, बहुत बड़ी सेना थी। अब 125 इसके घाव हैं शरीर पर, उससे तो दूर दूर तक लोग डरेंगे ही। तो अब इसको क्या पड़ी थी, बाबर को, इसको अब खून लग चुका था दिल्ली का कि अब हमें दिल्ली में शासन करना है। ठीक है, अब सैनिक जो है लड़ने को तैयार नहीं, अब युद्ध की घोषणा हो चुकी, खानवा के युद्ध होने तैयार होने वाला है। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े जो है कथाएँ सुन रखी थी, बहुत बड़ी कहानी सुन रखी थी राणा सांगा के बारे, राणा सांगा के या राणा संग्राम सिंह के हैं। ठीक है, बातें की। तो अब क्या है कि सैनिक के बीच में इनके हतोत्साहित हो गए सैनिक, वो जो हैं लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा बाबर ने, वास्ता दिया कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग शराब नहीं पिएंगे, ना उसको बेचने देंगे। ठीक है, ये इस्लाम के खिलाफ है, आप लोग मेरा साथ दो। लेकिन सैनिक कह रहे थे कि जब जिंदा रहेंगे तब तो ना साथ देंगे, तब तो ना ये सब देखेंगे। इसके बाद कहा कि जो मुस्लिम सैनिकों पर जो तमगा लगता है, यानी जो सैनिक का जो कुछ टैक्स पड़ता था इनकम का, वो नहीं लेंगे हम आपसे। तब भी कहा कि जब बचेंगे जब बच जाएंगे तब आप ले लीजिएगा हमसे, तब उसके बाद देखने कौन आएगा। तब भी नहीं बात बनी। अब इसने लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में इसने किया जिहाद का नारा। अब जिहाद का नारा दोस्तों, जो जिहाद जो शब्द है ना, इसकी परिभाषाएं बहुत प्रकार की हैं, अलग अलग लोग परिभाषा इसकी बताते हैं जिहाद को लेकर। अब एक मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हो सकती जिहाद या किसी में कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब जिहाद का अर्थ यहाँ पर बाबर ने पहली बार इस्तेमाल किया, जिहाद नाम का शब्द का प्रयोग किया बाबर ने, और इसका जो भी मतलब निकलता हो वो अपने हिसाब से अपना मतलब निकाला इसने कहा कि देखिए जिहाद करेंगे हम लोग। जिहाद का नारा दिया कि देखो ये सब काफिर हैं, मतलब गैर मुस्लिम हैं, इनको मारो। ठीक है, और इनको मारने के बाद अगर तुम मर भी जाते हो तब तुमको अल्लाह जो है क्या बोलते हैं, स्वर्ग जो है नसीब करेगा, और हूरें आएंगी। ये सब बताया, जो अभी जो चलता है आतंकवादियों में, ये सब बताया कि जिहाद का मतलब करेंगे हम लोग। ये मरना आपको, अब जो अगर आप युद्ध में मारे जाते हो तो ये बहुत खुशनसीबी है आपकी, क्योंकि हम लोग काफिरों को मारेंगे, अल्लाह हम पर रहम बरसाएगा, हम लोगों को हूरे प्रदान करेगा, ऐसा। तो भैया अब यहाँ पर जब सबका पारा हाई और सब अपने जोश में आ गए। ठीक है, जोश में आ गए सब कि भैया हम लोग अब तो काफिरों को मारेंगे, हमें इस्लाम का प्रचार करना, हमें इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये सब काफिर हैं, इनको मारना है। अब तो हमें मरना है बस, क्योंकि हमें तो स्वर्ग चाहिए और हूरे चाहिए, परियों को हूरे बोलते हैं इनमें। ठीक है, अब ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबका विचारधारा अलग अलग होती है, इसके लिए सबकी दोस्तों विचारधारा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जिहाद का जब नारा दिया तो भैया ये खुश हो गए। अब हुआ युद्ध। अब युद्ध जो हुआ तो वहाँ पर देखिए, अब जब मरने पे उतारू हो जाओगे, जब देखिए आप उससे कभी नहीं जीत पाओगे जो हमेशा मरने के उतारू होता है। अगर वो अकेला है, तुम 20 लोग हो और वो मरने पे उतारू है, तो उससे जीत नहीं पाओगे। अब ये सेना, अब जो सैनिक थे, जो मुगल की तरफ से सैनिक लड़ रहे थे, वो मरने के लिए उतारू हैं, उन्हें तो मरना है। अब मरना है तो भैया जी जान से भैया युद्ध लड़ा, युद्ध जीत गए ये लोग। बाबर ने युद्ध जीत लिया। राणा सांगा क्या हुआ था कि हाथी से या घोड़े से गिर पड़े थे, तो सेना उसके बहुत ज़्यादा राउंड दिया। ठीक है, और उसके बाद जब राजा सम्राट गिर पड़ा है तो उसकी सेना में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। तो इसलिए क्या हुआ था कि ये लोग हार गए थे। अब युद्ध जीतने के बाद बाबर खुश, और बाबर ने क्या किया, गाजी की उपाधि, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ठीक है, काफिरों को मारने वाला। तो यह युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण कर लेता है बाबर। थोड़ा पानी पी लिया, है ना, बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है कि भारत में मुगल प्रभु सत्ता की स्थापना जो है वो खानवा के युद्ध के बाद ही मानी जाती। पहले इसके दिमाग में नहीं चल रहा था, ये सिर्फ लूटने आया था, उसको लूटने के लिए बुलाया ही गया था। राणा सांगा ने सोचा कि क्यों यार झंझट पालो, आएगा लूट के चला जाएगा, तब तक हम अपना आक्रमण करेंगे, अपना शासन करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी तो बुद्धि खराब हो गई थी, ये कहा कि हम दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। अब ये क्या हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बताया गया
कि खानवा के युद्ध के बाद ही मुगल वंश की एक अच्छी नींव मानी जाती है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है। अब चंदेरी का युद्ध क्यों होता है? मेदिनी राय जो राणा सांगा की तरफ से लड़ने आए थे, अब ये राजपूत था। अब बाबर समझ चुका था कि राजपूतों की जो है ये स्थितियां क्या हैं। सोचने समझने की स्थितियां क्या हैं राजपूत को। इसने कहा ये आगे बहुत बड़ा जो है समस्या का विषय बनने वाला है। तो 29 जनवरी 1528 में एक चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर बनाम मेदिनी राय, ये चंदेरी का शासक था, ठीक है, मेदिनी राय, इसके बीच युद्ध हुआ। बाबर जीत गया क्योंकि बाबर सबसे जीत रहा था। अब इसका भाग्य साथ दे रहा था, बाबर जीत रहा था बराबर, ठीक है। अब देखिए लास्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। तो मेदिनी राय का युद्ध किस लिए हुआ? क्योंकि इसने साथ दिया था, राणा संग्राम का साथ दिया था और आगे ये संकट न उत्पन्न करे इसलिए इसको रोन दिया, ठीक है। घाघरा का युद्ध हुआ। अब घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 को। अब घाघरा का युद्ध देखिए कैसे होता है। इब्राहिम लोदी का पुत्र होता है महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का पुत्र होता है महमूद लोदी। ये बिहार भाग जाता है और बिहार भागने के बाद ये छोटी छोटी सेना तैयार कर रहा होता है, सेना बना रहा होता है, सेना तैयार कर रहा होता है। और इसीलिए कहते हैं घाघरा का युद्ध जो होता है ये बिहार के संयुक्त सेना और बाबर के बीच में होती है। लेकिन होता कौन है, इसमें हेड कौन होता है? महमूद लोदी। महमूद लोदी होता है जो इब्राहिम लोदी का लड़का होता है बदला लेने के लिए। तो इब्राहिम लोदी का पुत्र महमूद लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें बाबर फिर एक बार विजयी रहा बाबर, ठीक है। और ये पहला जो घाघरा का युद्ध था, ठीक है, ये पहला युद्ध था कि जो स्थल और जल पे दोनों में लड़ा गया था, जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। ये पहला युद्ध था जो जल और स्थल। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि घाघरा जो ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था, वो घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए इसका लड़का था हुमायूं। मैं आपको छोटी सी कहानी बता दूं। ये इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए हाँ, इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए हुआ क्या है, मैं बताऊँ कहानी आपको। ऐसा होता है कि ये स्वस्थ होता है बिल्कुल, लेकिन इसका लड़का हुमायूं जो अपना उत्तराधिकारी मानता है, बाबर अपने लड़के को हुमायूं मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है। तो हुमायूं को उत्तराधिकारी मानता है, ठीक है। उत्तराधिकारी मानते हुए ये क्या होता है कि ये बीमार हो जाता है हुमायूं एक बार, और अपने लड़के से प्यार भी करता है। जब बीमार हो जाता है तो क्या होता है कि मतलब ये ठीक नहीं हो पा रहा था, ऐसा कहानी बताते हैं लोग, ठीक है। ये ठीक नहीं हो पा रहा था ऐसा बताते हैं कहानी में। तो क्या होता है कि अल्लाह से दुआ करता है कि आप इसकी बीमारी मुझे दे दो और मेरी उम्र इसको दे दो। तो पता नहीं क्या होता है कि उस दिन से सुन लेते हैं, जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता है वैसे वैसे बीमार होता चला जाता है बाबर। फिर जब हुमायूं बिल्कुल ठीक हो जाता है तो बाबर मर जाता है। आप ये बताया गया बाबर मर जाता है। तो 27 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा में ही, आगरा के महल में इसकी मृत्यु हो जाती है। जिसको जो है जिसके पास क्या है कि आगरा में एक आराम सा बाग है, इसमें इसको रखा जाता है। और बाद में जो है जब शासन चल रहा होता है शेरशाह सूरी का, उसके बाद इसकी एक बेगम है जिसका नाम है यूसुफ जई इसकी बेगम होती है। ये क्या करती है, इसको बाबर को मतलब जो है ले जाकर उसकी जो है लाश को ले जाकर काबुल में दफनाते। तो काबुल में मकबरा बना है बाबर का। तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में बना है। कहाँ बना है? काबुल में, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि जो इसकी लड़की थी गुलबदन बेगम के अनुसार जो है उसने क्या लिखा है, हुमायूं नामा में उसने ये लिखा है कि जो बाबर की मृत्यु है वो कैसे हुई थी। बाबर की मृत्यु हुई थी, इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने जहर दे दिया था, ऐसा लिखा है। गुलबदन बेगम ने ऐसा लिखा है हुमायूं नामा में। हुमायूं की बहन थी तो बाबर की पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री हो गई। अब देखिए अब कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो बाबरनामा, तुझके बाबरी भी बोलते हैं इसको, बाबरनामा। ये आत्मकथा है, जीवनी है जिसको खुद लिखी है बाबर ने। बाबर एक बहुत बड़ा कई भाषाओं का ज्ञानी था ये, ऐसा समझो तुम, ठीक है। तो यहाँ चगुताई तुर्क में लिखी है। तो बाबरनामा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए। बाबरनामा में जो देखिए ऐसा बताया गया है कि जो विजयनगर का साम्राज्य था जो कृष्णदेवराय उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक का सर्वप्रथम फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना का मतलब क्या होता है कि सबसे प्रिय, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था अकबर के समय में। एक नाम और आता मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नाम मैंने खाली कुछ ही जगह देखा, लेकिन विकीपीडिया पे सब चेक किया मैंने। तो ये फारसी में जो पहली बार अनुवाद हुआ था वो अब्दुल रहीम खाना ने इसी ने ही किया था, ठीक है। और इसका जो बाबरनामा इसका सर्वप्रथम जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो 1826 में लीडन एवं अर्फकिन ने किया है, ठीक है।
और बाबर को मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मुंबई यान पद्य शैली का जन्मदाता कौन है, तो बाबर। ठीक है, बाबर के सिक्के क्या हैं, शाहरुख और बाबरी। शाहरुख वो इसका एक पुत्र था शाहरुख, ऐसा समझो क्या था, मैंने देखा है। शाहरुख और बाबरी ये 2 सिक्के इसने जारी किए थे। और इसका एक चित्रकार था, जो एक चित्रकार का नाम पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चित्रकार, क्योंकि एक चित्रकार है, आगे अकबर के भी हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो विहजात जो है, विहजात नाम का एक चित्रकार था बाबर के दरबार में। और बाबर की स्थापत्य कला के संबंध में क्या है, एक काबुली बाग है, काबुली बाग मस्जिद है। अगर ये किसने बनवाई थी, बाबर ने बनवाई थी। कहाँ है ये, पानीपत में, हरियाणा में है। एक है पीर खाना मस्जिद, ये कहाँ है, अलीगढ़। ये ध्वस्त हो चुकी है, ये मतलब इसमें इसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, तो अलीगढ़ में है पीर खाना मस्जिद, ये बाबर के समय में बनवाई गई थी। एक आपने पढ़ा होगा बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद देखिए, हम लोगों के इसकी ज़्यादा छानबीन नहीं करनी है, क्योंकि देखिए हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो इतना समझो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के समय में कराया गया था। बाबर के सेनापति था मीर अब्दुल बाकी ने। ठीक है, मीर बाकी ने कराया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। और बाबर ने सड़क को मापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया था। गजे जैसे गजे सिकंदरी लोधी ने किया था भूमि मापने के लिए, सड़क मापने के लिए गजे बाबरी का इस्तेमाल किया था बाबर ने। ठीक है, अब बताओ कहाँ पर इसको चैन मिला है, चैन कहीं मिला ही नहीं, बाद में बेचारा मर ही जाता है ये। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं छोटी सी, कभी कभी आपसे मैंने लिखा नहीं, मैं साथ देख रहा था, लिखा नहीं मैंने, भूल गया मैं लिखना। देखो, जब ये बाबर भारत पे आक्रमण करता है तो इसका शासन कौन कौन होता है ये समझ लो। चलो पूरा काला ही ले लेते हैं। देखो, विजयनगर साम्राज्य, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, विजयनगर, इसमें क्या नाम है, इसका नाम है कृष्णदेव राय। उस समय कृष्णदेव राय है, इसका बाबरनामा में भी इसका उल्लेख किया गया, कृष्णदेव राय। ठीक है, और दिल्ली में तब पता ही है कि इब्राहिम लोदी था, उससे तो युद्ध हुआ था पानीपत का। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। और मालवा महमूद शाह द्वितीय, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। मेवाड़ का शासक कौन था, राणा सांगा, जिसको राणा संग्राम भी कहते हैं, राणा सांगा, लेकिन राणा सांगा का नाम से ज़्यादा फेमस था। और ये क्वेश्चन जो बंगाल वाला है कि बंगाल का कौन था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो बंगाल का था नुसरत शाह, जब ये भारत पे पानीपत का युद्ध हुआ था तब की बात कर रहा है। ठीक है, नुसरत शाह। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? तो ये आपका पूरा होता है बाबर आपका पूरा होता है। अब बाबर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा फिलहाल तो आपके पेपर में। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तब भैया कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करके देखे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना? चलिए, तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अच्छी से कमेंट छोड़ दें, कुछ बताया करें कि कैसा लगा, क्या है क्या नहीं है, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगली क्लास में हम लोग हुमायूं और हो सका तो शेरशाह सूरी एक साथ देख लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसको महीनों खींचा जाए, क्योंकि साथ इसके बाद तुरंत ज्योग्राफी भी स्टार्ट करनी है ना, ताकि आपको कहीं और चीज़ देख, मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाए, कहीं आपको जाना ना पड़े। मेरी तरफ से तो कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, बाद में आप कहीं भी जाएँ भैया आपकी मर्जी है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ यहीं मिल जाए, कहीं आपको जाना ना पड़े बाहर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो अभी से।